ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सानत जैन का सादर नमस्कार। आज दो बहुत बड़ी निर्णय हुए हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का हुआ है जिसमें उन्होंने चुनाव इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला दिया है और उसमें स्टेट बैंक से कहा गया है कि कल शाम को 5 बजे के पहले वह अपनी सारी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित वो चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दें। और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 15 मार्च तक हर हालत में उसे पोर्टल पर सार्वजनिक करें। एक बड़ा फैसला ये हुआ। दूसरा बड़ा फैसला उसके बाद केंद्र सरकार ने लिया और सीएए कानून समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया। आज के ये दो बड़े निर्णय हैं। सोशल मीडिया में आज चर्चा हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। दूसरी ओर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसे कहीं कहीं गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उसमें जो चर्चा हो रही है वो हो रही है समान नागरिक संहिता को लेकर। तो यहाँ यह भी लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था उसको बैलेंस करने के लिए सरकार ने ताबड़तोड़ तरीके से सीए कानून लागू करने की बात कही है। निश्चित रूप से 2024 का लोकसभा चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर तैयार किया जा रहा है। तो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुई थी वो भी धार्मिक ध्रुवीकरण का एक प्रयास था और सीए कानून जो लागू करने की बात हो रही है चुनाव के ठीक पहले, ये भी धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास है। इसमें मुसलमानों को छोड़कर बाहर से आए हुए अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ जहाँ पे भी लोग थे, जैन थे, ईसाई थे और बौद्ध थे या और कोई अन्य समुदाय के थे, सबको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो मुस्लिम आए हैं, जो या तो शरणार्थी के रूप में हैं या वो भारत आके नागरिकता मांग रहे हैं, तो उनके बारे में ये कि मुसलमानों को ये नागरिकता भारत की नहीं दी जाएगी। तो इससे भी एक धार्मिक ध्रुवीकरण का आधार लोकसभा चुनाव के पहले बनाया जा रहा है। असम में जब इस कानून को लागू करने की बात हुई थी तो वहाँ पर सभी से ये मांगा गया था, जितने भी मुस्लिम थे, कि आप अपना प्रमाण प्रस्तुत करें कि आप यहाँ रह रहे हो, कितने साल से रह रहे हो, क्या है। और जिनके पास प्रमाण नहीं मिले उन्हें समान नागरिक संहिता से दूर करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक नहीं मान के बाहर भगाने की बात होने लगी थी। बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी पश्चिम बंगाल में भी बड़ी संख्या में है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बड़ी संख्या में है, जो 1971 के युद्ध के समय भी आए थे और उसके बाद भी समय समय पर वो आते रहे हैं। अभी मणिपुर जैसे राज्य में म्यांमार से बड़ी संख्या में वहाँ से मुस्लिम आके और वो भी यहाँ रहने लगे हैं। तो अब ये जो नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता में जो धर्म के आधार पर तैयार की गई, नागरिक आपको किसे नागरिकता देना है या नहीं देना है, ये सरकार का अपना निर्णय और अपना विषय हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इसको धर्म को जोड़ा गया है कि माइनस मुस्लिम, बाकी सबको हम नागरिकता देंगे, मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देंगे, तो इसको लेकर एक नई फिर से वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति खास तौर से पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहां बड़ी संख्या में शरणार्थियों के रूप में बांग्लादेश के लोग आए हुए हैं और उनमें अधिकांश आबादी मुसलमानों की है, उनको ध्यान में रखते हुए एक ध्रुवीकरण की चेष्टा की गई है। समान नागरिक संहिता का प्रभाव चूंकि उत्तर भारत के राज्यों में भी हो, दक्षिण भारत के राज्यों में भी हो, तो यहाँ मुस्लिम वर्सेस हिंदू का धार्मिक ध्रुवीकरण अपने आप बन जाए। सीए का मतलब ये है मुस्लिमों के खिलाफ एक जो सरकार ने फैसला लिया है कि हम मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देंगे, तो इसका जो असर होगा वो उत्तर भारत के राज्यों में धार्मिक ध्रुवीकरण के रूप में ही होगा। तो एक सुनियोजित
तरीके से इसको लागू करने की बात आज केंद्र सरकार ने कही है, और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सब ने इसको कवर करना शुरू किया है, और सीए की बात तो सब जगह उस पर डिबेट होना शुरू हो गई है, हो गई, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो नेपथ्य में चला गया। वो केवल गोदी मीडिया में जीवित है। गोदी मीडिया में सीए की बात कम हो रही है, वो उसमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेके, लेकिन सोशल मीडिया में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय छाया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात हो रही थी। अभी एक इस सब चुनावी प्रक्रिया के बीच में दो और सबसे बड़ी खबर हैं जिनमें क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। 15 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने के लिए एक बैठक बुलाई है, और यह माना जा रहा है कि 2 चुनाव आयुक्त के जो पद रिक्त हैं उसमें 15 मार्च को प्रधानमंत्री जी नियुक्ति कर देंगे, और उसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 16-17 मार्च को या 20 मार्च के पहले जारी हो सकती है। पहले ये 2014 में 5 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी, 2019 में ये 10 मार्च हो गई थी, और इस बार ये माना जा रहा था कि 15 मार्च तक शुरू हो जाएगी, लेकिन एक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल द्वारा इस्तीफा देने के बाद फिर ये जो 2 पद रिक्त हो गए हैं और एक नया संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है, इसको देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि 15 तारीख को 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाएंगे, और उसके 2-3 दिन के अंदर ही लोकसभा चुनाव की घोषणा अधिसूचना जारी हो सकती है। तो उसकी तैयारी की जा रही है। तो अब जो 2 चुनाव आयुक्त चुने जाएंगे उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है कि वो सरकार का 2 सदस्य सरकार के होंगे और एक सदस्य नेता प्रतिपक्ष के रूप में होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में एक प्रधानमंत्री महोदय, दूसरे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष, ये तीनों नियुक्ति करने वाली कमेटी में शामिल होंगे। लेकिन जब केंद्र सरकार ने कानून बनाया तो उसमें से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उसकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई भी केंद्रीय मंत्री उसका सदस्य हो सकेगा। तो ऐसे में 2 सदस्य सरकार के हो रहे हैं और एक सदस्य जो है वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में आ रहा है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका लग गई है। तो राजनीतिक घटना चक्र इतनी बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं कि इसको लेकर अटकलों का बाजार बड़ी तेजी के साथ गर्म होता जा रहा है। और ऊंट किस करवट बैठेगा, अब लोग ये कहने लगे कि इतने सारे मामले हो गए और सबका असर लोकसभा चुनाव 2024 में पड़ने जा रहा है। तो अब हर आदमी बात कर रहा है कि इस मामले में यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो ये आशंका ठीक उस कहावत की तरह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन सब ऊंट को बैठाने में लगे हुए हैं। और वो जिस करवट बैठ जाएगा वही बात सही हो जाएगी। तो अब ये देखें क्या हो रहा है। लेकिन देश की पूरी राजनीति और इस समय सबसे ज़्यादा उफान पर है। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो बहुत सालों के बाद न्यायपालिका ने सरकार के मर्जी के बिना एक ऐसा निर्णय दिया है जो सीधा और सटीक है। इसमें एक किंतु परंतु और समय देने जैसी कोई बात नहीं आई, और समय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने जो पूर्व के निर्णय को है उसको बरकरार रखा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ थी उसकी चर्चा भी पूरे देश और दुनिया में हो रही है, और एक बार फिर से न्यायपालिका के प्रति लोगों में आस्था और विश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो होगा वो पता लगेगा 15 मार्च को, जब स्टेट बैंक का यदि डाटा घोषित हो पाएगा और उसमें किन किन लोगों ने चंदा दिया है और चंदा देने वाले लोग कौन थे, जब उनका खुलासा होगा तो उसमें भी कोई बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अभी 15 मार्च के लिए बहुत समय है, तो सरकार भी इसमें क्या कर सकती है इसको लेकर भी अभी आशंकाएं बनी हुई हैं कि हो सकता है कि सरकार फिर से कोई नई बात ऐसी सामने ले आए कि वो जानकारी सार्वजनिक
ना हो पाए। बहरहाल जो भी होगा अच्छा ही होगा, वही वही जो राम रचि राखा। और हम सब लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा और अच्छा ही होगा। नमस्कार। सर एक और